वेलकम। आई एम प्रभाकर पांडे। कल हम आपको प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक कार्य के लिए अम्लीय और क्षारीय मूलकों के बारे में जानकारी दे रहे थे। आज उसी कड़ी में इस पार्ट 2 में भी अम्लीय और क्षारीय मूलकों के बारे में और आगे जानकारी देंगे। जैसा कि कल आपने देखा था, अम्लीय मूलक किसे कहते हैं कल ही आप जान चुके हैं। वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है वो अम्लीय मूलक कहलाते हैं। अम्लीय मूलकों को 3 समूहों में बांटा गया था। तनु H2SO4 समूह के मूलक जैसे आपके कार्बोनेट CO3-, एसीटेट CH3COO-, सल्फाइड S-, सल्फाइट SO3-, नाइट्राइट NO2-, ये सब तनु H2SO4 समूह के मूलक हैं। इसी तरह से जो दूसरा ग्रुप था वो था सांद्र H2SO4 समूह के मूलक। इसके अंतर्गत वे अम्लीय मूलक आते हैं जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर उसके लक्षण प्रतीत होते हैं। इसके अंतर्गत क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, नाइट्रेट NO3- इत्यादि मूलक आते हैं। इसी तरह से तनु H2SO4 समूह और सांद्र H2SO4 समूह मिलाने पर जो लक्षण नहीं प्रतीत करते उन्हें विशेष समूह में, तीसरे प्रकार के ग्रुप में, विशेष समूह के मूलकों में रखा गया है। उसमें जैसे ऑक्जिलेट C2O4-, फास्फेट PO4 और सल्फेट SO4- मूलकों को रखा गया है। इन मूलकों के अंतर्गत कल मैंने तनु H2SO4 समूह के मूलक कार्बोनेट CO3- और एसीटेट CH3COO- मूलकों के परीक्षण के बारे में जानकारी दिया था। आपने देखा था यदि एक परखनली में वो फाल्ट या मिश्रण लेकर उसमें तनु H2SO4 मिलाते हैं, यदि सनसनाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है तो कार्बोनेट में भी पॉसिबल संभव होता है, यानी संभावना होती है कि वो कार्बोनेट हो सकता है। CO3- संभावना होती है। अगर ऐसा नहीं है, अगर रंगहीन गंधहीन गैस नहीं निकल रही है बल्कि उसमें सिरके जैसी गंध आ रही है, तब कार्बोनेट ना होकर के एसीटेट हो सकता है CH3COO-। ऐसे अगर सिरके जैसी गंध आई तो एसीटेट हो सकता है। कन्फर्म टेस्ट के लिए कल आपने देखा था इसके जलीय विलयन में उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन मिलाने पर खून जैसा लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है तो एसीटेट निश्चित होता है। खून जैसा लाल रंग इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि वहाँ फेरिक एसीटेट CH3COO- बनने के कारण होता है। लेकिन अगर रंगहीन गंधहीन सनसनाहट में बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस भी नहीं निकल रही है, यानी कार्बोनेट अनुपस्थित है, सिरके जैसी गंध भी नहीं आ रही है, यानी एसीटेट भी नहीं है, तब उस ग्रुप का अगला मूलक सल्फाइड का परीक्षण करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक परखनली में थोड़ा फाल्ट लेकर के उसमें तनु H2SO4 मिलाते हैं। यदि उसमें सड़े अंडे जैसी गंध आने लगे तब सल्फाइड S- हो सकता है। कन्फर्म टेस्ट कैसे करेंगे, यदि सोडियम एसीटेट या लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पेपर परखनल के मुँह पर ले जाते हैं, अगर वो काला पड़ जाता है तो कन्फर्म हो जाता है कि वो सल्फाइड है। ये सल्फाइड का परीक्षण है। तो ये सब तनु H2SO4 समूह के अंतर्गत रखे गए थे। इसी में एक शब्द आता है बाधा मूलक। ये बाधा मूलक क्या होते हैं, किसी भी मिश्रण या साल्ट में उपस्थित वे अम्लीय मूलक जो द्वितीय समूह के आगे के क्षारीय मूलकों के परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें बाधा मूलक कहा जाता है। जैसे फास्फेट PO4 ऑक्जिलेट C2O4-, ये बाधा मूलक के अंतर्गत आते हैं। तो अम्लीय मूलकों के परीक्षण में आपने देखा कार्बोनेट, एसीटेट और सल्फाइड मूलकों का परीक्षण कैसे किया जाता है। यदि तनु H2SO4 मिलाने पर कोई क्रिया नहीं हुई
तो ये कन्फर्म है कि तन H2SO4 समूह का कोई भी मूलक उपस्थित नहीं है। तब अगले क्रमबद्ध अगले चरण में हम चलते हैं द्वितीय समूह के मूलकों के परीक्षण के लिए। उसमें क्या होता है, आप एक परखनली में थोड़ा सा फाल्ट लेकर उसमें सांद्र यानी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने के बाद उसके लक्षण को देखते हैं। यदि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर रंगहीन गैस निकलना प्रारंभ हो जाए, दुर्गंध तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस निकलना प्रारंभ हो जाए, तो जान लीजिए कि वो क्लोराइड Cl- हो सकता है। कन्फर्म टेस्ट के लिए क्या करेंगे, परखनली में थोड़ा सा अकार्बनिक साल्ट लेकर उसमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड लेकर के उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। तो दम घोटने वाली अगर हरे पीले रंग की गैस निकलना प्रारंभ हो जाए तो कन्फर्म हो जाता है कि वह क्लोराइड मूलक यानी Cl- ही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, बल्कि परखनली में थोड़ा सा अकार्बनिक साल्ट लेकर उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर यदि लाल भूरे रंग की गैस निकलना प्रारंभ हो जाए, तब वहाँ क्लोराइड नहीं बल्कि ब्रोमाइड Br- संभव होता है। परखनली में थोड़ा सा साल्ट लेकर उसमें MnO2 का चूर्ण मिलाकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात यदि लाल भूरे रंग की गैस तेज़ी के साथ निकलना प्रारंभ हो तो कन्फर्म हो जाता है कि उसमें ब्रोमाइड Br मूलक उपस्थित है। इसी तरह से हम आयोडाइड का भी परीक्षण कर सकते हैं। और इसी समूह में एक मूलक और है, वो है नाइट्रेट NO3-। नाइट्रेट मूलक उपस्थित है। इसकी पुष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट है जिसको हम रिंग टेस्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रिंग टेस्ट या वलय परीक्षण। ये रिंग टेस्ट या वलय परीक्षण क्या होता है, इसमें थोड़ा सा परखनली में थोड़ा सा साल्ट लेकर उसका जली विलयन बनाते हैं और फिर उसको फिल्ट्रेट करके उस विलयन में ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट का विलयन मिलाते हैं और फिर उस परखनली के दीवार के सहारे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे मिलाते हैं। दोनों विलयन जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ वलय या छल्ला बनता है। इस परीक्षण को रिंग टेस्ट कहा जाता है। ये नाइट्रेट का स्पेशल परीक्षण है। इससे पुष्ट हो जाती है कि वहाँ उसमें नाइट्रेट मूलक उपस्थित है। नाइट्रेट मूलक में वो जो छल्ला या वलय बनता है वो नाइट्रोसोफेरस सल्फेट यानी FeSO4.NO बनने के कारण होता है। नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बनने के कारण वो छल्ला बनता है। इस तरह से ये नाइट्रेट का स्पेशली परीक्षण भी है। तो इस तरह से तन H2SO4 समूह मूलक के बाद सांद्र H2SO4 समूह के मूलकों का भी हम परीक्षण कर लेते हैं। यदि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर भी कोई लक्षण नहीं आता है तो ये कन्फर्म है ना तो वो तन H2SO4 समूह का अम्लीय मूलक है और ना ही सांद्र H2SO4 समूह का मूलक उपस्थित है। तब हम अगले कड़ी में तीसरे ग्रुप में विशेष समूह के परीक्षण के लिए जाते हैं। विशेष समूह में आपको सामान्यतः सल्फेट या फास्फेट दिया जा सकता है, लेकिन फास्फेट चूँकि बाधा मूलक है इसलिए इसे सामान्यतः नहीं दिया जाता। फिर हम सल्फेट का परीक्षण करते हैं। तो अभी तन H2SO4 समूह के मूलकों का परीक्षण करते हैं। अगर उस ग्रुप के कोई मूलक उपस्थित नहीं है तो तन H2SO4 का समूह का कोई मूलक उपस्थित नहीं है, ये कन्फर्म हो जाता है। सांद्र H2SO4 मिलाने पर अगर उस समूह के मूलकों के भी परीक्षण नहीं आता है तो सांद्र H2SO4 समूह अनुपस्थित हो जाता है। तब विशेष समूह में आते हैं। विशेष समूह में सल्फेट फास्फेट रखे गए हैं। फास्फेट बाधा मूलक है इसलिए सामान्यतः नहीं दिया जाता। हम सल्फेट का परीक्षण प्रारंभ करते हैं। इसके लिए करते क्या हैं, एक परखनली में थोड़ा सा मिश्रण लेकर के या साल्ट लेकर के उसको हम HCl अम्ल मिला करके अम्लीय कर लेते हैं। थोड़ी अधिक मात्रा में HCl मिलाकर उसको अम्लीय करते हैं और फिर अम्लीय करने के बाद उसको तेज़ उबालते हैं। उबालने के बाद ठंडा कर लेते हैं। फिर उसमें हम बेरियम क्लोराइड BaCl2 मिलाते हैं। अगर BaSO4 बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है तो सल्फेट निश्चित होता है। यह सफ़ेद अवक्षेप
नाइट्रिक अम्ल या गर्म जल में अभिलेय रहता है, अगर ऐसा लक्षण प्रतीत होता है तो सल्फेट निश्चित हो जाता है, विशेष समूह का मूलक सल्फेट निश्चित हो जाता है। तो इस तरह से हम क्रमबद्ध पहले तन्व H2SO4 समूह, फिर सांद्र H2SO4 समूह के मूलकों का परीक्षण करते हैं और लास्ट में विशेष समूह के अम्लीय मूलकों का परीक्षण करके कन्फर्म हो लेते हैं कि इसमें से कौन सा अम्लीय मूलक हमको दिया गया है। तो सल्फेट मूलक के परीक्षण में अभी हमने आपको बताया कि सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लेकर के उसमें हम तन्व HCl मिला करके उसको अम्लीय कर लेते हैं और फिर तेज़ उबालते हैं और उबालने के बाद उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करके उसमें बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं। अगर BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाए तो निश्चित हो जाता है कि सल्फेट है, और वह अवक्षेप गर्म जल या नाइट्रिक अम्ल में अभिलेय रहता हो तो कन्फर्म हो जाता है कि सल्फेट ही है। अभी एक शब्द आया सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट है क्या, कैसे बनाया जाता है? किसी भी साल्ट या मिश्रण का एक भाग और 4 भाग सोडियम कार्बोनेट ले करके उसको मिला करके उसमें 20 ml आसुत जल मिला करके 10 मिनट तक उसको उबालते हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा जल मिलाते रहते हैं, और उबालने के बाद फिर उसको ठंडा करके हम छान लेते हैं। छानने के बाद जो विलयन प्राप्त होता है वो सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष कहलाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष से ही हम सल्फेट का परीक्षण करते हैं। तो इस तरह से हम अम्लीय मूलकों का परीक्षण कर लेते हैं क्रमबद्ध। जब अम्लीय मूलक कन्फर्म हो जाते हैं तब आगे हम क्षारीय मूलकों का परीक्षण करते हैं। अभी आपको मैं इसके पहले भी बताया हूँ कि क्षारीय मूलकों की संख्या अधिक है, उसको एक शून्य समूह है और फिर 1 से लेकर 6वें समूह में बांटा गया है। कुल मिलाकर 7 समूह हैं। शून्य समूह में एक मूलक है अमोनियम NH4+, जिसका परीक्षण कल ही मैंने बताया था कि एक परख नली में थोड़ा सा फाल्ट लेकर के तन्व NaOH मिला करके गर्म करते हैं। अमोनिया की तीव्र गंध आती है तो NH4+ संभव होता है। या Cl से भीगी कांच की छड़ परख नली के मुख पर ले जाने पर यदि सफ़ेद धुआं उठता है तो कन्फर्म हो जाता है कि NH4+ है, यानी शून्य समूह का मूलक NH4+ अमोनियम है। लेकिन अगर यदि ऐसा नहीं है तो आगे के समूह के मूलकों का के क्षारीय मूलकों का परीक्षण हम सीधे साल्ट से नहीं करते। उसके लिए हम मूल विलयन बनाते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन, जिसको OS लिखा जाता है। OS माने ओरिजिनल सॉल्यूशन यानी मूल विलयन। ये मूल विलयन है क्या? जो भी साल्ट या मिश्रण दिया गया है उसको पहले हम ठंडे जल में घोलते हैं। अगर वो विलेय हो जाता है तो तन्व विलयन, तब वो ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया। यदि ऐसा नहीं है फिर उसको हम गर्म जल में घोलते हैं। अगर उसमें विलेय हो जाता है तो मूल विलयन बन जाता है। अगर उसमें भी नहीं घुलता तब उसको हम तन्व HCl में विलेय करके उसका मूल विलयन बना लेते हैं। आगे के ग्रुप का परीक्षण हम मूल विलयन से ही करते हैं। उस साल्ट के मूल विलयन से ही हम आगे का परीक्षण करते हैं। प्रत्येक क्षारीय मूलकों के परीक्षण के लिए प्रत्येक समूह का समूह अभिकर्मक होता है, ग्रुप रिएजेंट। उस ग्रुप रिएजेंट को मिलाने पर ही उस समूह के परीक्षण आते हैं। या अर्थात प्रथम समूह से लेकर 6वें समूह तक के मूलकों का परीक्षण मूल विलयन बनाकर ही किया जाता है। और उस मूल विलयन में जब उस समूह का समूह अभिकर्मक मिलाएंगे तब उस समूह के मूलकों के लक्षण प्रतीत होंगे। जैसे प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक है तन्व HCl, यानी प्रथम समूह के मूलकों परीक्षण के लिए मूल विलयन में तन्व HCl मिलाएंगे तभी उस समूह के लक्षण आएंगे। इसी प्रकार द्वितीय समूह के मूलकों के परीक्षण के लिए मूल विलयन में उसका ग्रुप रिएजेंट है तन्व HCl की उपस्थिति में H2S गैस, यानी तन्व HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करेंगे तब उस समूह के लक्षण प्रतीत होंगे। इसी प्रकार से तीसरे समूह का समूह अभिकर्मक है NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH, यानी अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी मूल विलयन में हम NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलाकर NH4OH मिलाएंगे तब उस समूह के लक्षण आएंगे। मूल विलयन में NH4Cl और NH4OH मिलाने पर 3 तरह के अवक्षेप प्राप्त होते हैं।
यदि हरा अवक्षेप प्राप्त होता है तो क्रोमियम Cr3+ उपस्थित है। यदि लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है तो Fe3+ उपस्थित है। और अगर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है तो एल्यूमिनियम Al3+ उपस्थित होता है। ये तीसरे समूह के ये तीनों मूलक हैं। ये 3 मूलक तृतीय समूह में रखे गए हैं। इसी तरह से अगला समूह है, अगर पहला समूह उपस्थित नहीं, दूसरा समूह के मूलक नहीं उपस्थित, तीसरे समूह के मूलक उपस्थित नहीं है, तब हम चतुर्थ समूह के मूलकों के परीक्षण की दिशा में आते हैं। चतुर्थ समूह के मूलकों के परीक्षण के लिए समूह अभिकर्मक है NH4Cl और NH4OH की उपस्थिति में H2S गैस, यानी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तब उस समूह के लक्षण आते हैं। अगर इस समूह के मूलकों की भी अनुपस्थिति है तब अगले समूह यानी पंचम समूह के मूलकों का परीक्षण करते हैं। पंचम समूह के मूलकों के परीक्षण के लिए उस समूह का समूह अभिकर्मक है NH4Cl और NH4OH की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट, यानी NH4 का होल ट्वाइस CO3, यानी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोन मिलाएंगे तो उस समूह के लक्षण प्रतीत होंगे, यानी मूल विलयन में इसको मिलाने पर उस समूह के लक्षण प्रतीत होंगे, दिखाई देने लगेंगे। अगर इस समूह के मूलक भी नहीं उपस्थित हैं तब लास्ट समूह है छठा समूह। छठे समूह के मूलक का परीक्षण करते हैं, जिसमें एक मूलक है मैग्नीशियम Mg++। उस समूह का ग्रुप रिजेंट या समूह अभिकर्मक है NH4Cl और NH4OH की उपस्थिति में Na2HPO4, यानी डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, यानी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट को मिलाते हैं तब उस समूह के मूलक के लक्षण प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से मूल विलयन बना करके और ग्रुप रिजेंट को मिला करके उस समूह के मूलकों के लक्षण देख करके हम क्षारीय मूलकों का भी परीक्षण कर लेते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय मूलकों के परीक्षण के लिए ये समूह अभिकर्मक थे। इसी तरह से आप चाहे अकार्बनिक साल्ट में अम्लीय और क्षारीय मूलकों का परीक्षण करते हों और चाहे कार्बनिक यौगिकों का परीक्षण करेंगे, वहाँ कुछ स्पेशल अभिकर्मक होते हैं, रिएजेंट होते हैं। उन अभिकर्मक को मिलाने पर ही उसका परीक्षण किया जा सकता है। टॉलरेंस रिएजेंट, टालन अभिकर्मक, एग्जामिनर वगैरह भी खूब पूछते हैं कि टालन अभिकर्मक किसे कहते हैं। आप जान लीजिए, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ही टालन अभिकर्मक कहलाता है। रिएक्शन लिखते समय हम जनरली इसको Ag2O, टालन अभिकर्मक की जगह Ag2O लिखते हैं। जब किसी एल्डिहाइड की क्रिया टालन अभिकर्मक के साथ होती है तब उससे संबंधित कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे HCHO की क्रिया टॉलरेंस अभिकर्मक के साथ हो रही है तो उससे फार्मिक एसिड बन जाएगा और रजत दर्पण या सिल्वर मिरर बनता है। काले रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा जिसको हम रजत दर्पण या सिल्वर मिरर कहते हैं। इसी तरह से होता है फेहलिंग विलयन या फेहलिंग सॉल्यूशन। ये फेहलिंग विलयन या फेहलिंग सॉल्यूशन क्या है? फेहलिंग विलयन 2 प्रकार का होता है, फेहलिंग विलयन A और फेहलिंग विलयन B। फेहलिंग विलयन A कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, यानी वो नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। और फेहलिंग विलयन B सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन होता है, यानी वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन होगा। इन फेहलिंग विलयन A और B को जब समान मात्रा में मिलाएंगे तब वो लक्षण प्रतीत करेगा। जैसे एल्डिहाइड अगर है, अगर उसमें टॉलन अभिकर्मक फेहलिंग सल्यूशन मिला रहे हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। यानी अगर फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO तो HCHO प्लस इसके चूँकि फेहलिंग विलयन द्वारा कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो रहा 2CuO, इससे बन जाएगा Cu2O और HCOOH फार्मिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अगर लाल रंग का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त हो गया तो ये कन्फर्म हो जाता कोई एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइडों के परीक्षण में जनरली टॉलन अभिकर्मक और फेहलिंग सल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां बरती जाती हैं। जैसे कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि आपको सांद्र अम्ल, कोई भी सांद्र अम्ल है, जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए आपको पता है
कि उसमें जल मिला करके उसको डाइल्यूट या तनु किया जाता है। जैसे शरबत है अधिक मीठा, उसमें पानी मिला देंगे तो कम मीठा शरबत बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड या सांद्र कोई अन्य अम्ल है, उसमें जल मिला करके उसको हल्का कर देने पर उसको तनु या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि किसी सांद्र अम्ल को तनु करना है तो अम्ल में जल मिलाएं या जल में अम्ल को मिलाएं। जनरली प्रश्न दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही लगते हैं कि चाहे जल को अम्ल में मिलाया जाए या अम्ल को जल में मिलाया जाए, बात एक ही हुई, लेकिन दोनों के अलग अलग हैं। अगर आप अम्ल में जल मिलाएंगे, चूँकि इसको मिलाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने के कारण विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट होने का डर रहता है। लेकिन अगर जल में अम्ल को मिलाएंगे धीरे धीरे, तब वो डाइल्यूट हो जाएगा, इस तरह से कोई खतरा नहीं रहेगा। और इस प्रकार सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलने के लिए पानी में अम्ल को मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी को मिलाया जाता है। ये सावधानी बरतनी चाहिए सांद्र अम्ल से तनु अम्ल बनाते समय। इसी तरह से यदि आप मान लीजिए किसी सांद्र अम्ल से जल गए, तो सांद्र अम्ल से जलने पर तुरंत उसको पानी नहीं लगाना चाहिए, या किसी भी अम्ल से जल गए तो पानी से नहीं धोना चाहिए। उसमें सीधे से कोई क्षार से उसका लेपन कर दीजिए, वो अम्ल क्षार द्वारा उदासीन हो जाता है। ये सब सावधानी वहाँ बरतनी चाहिए। मान लीजिए स्पिरिट लैम्प से आप किसी चीज़ को बॉइलिंग ट्यूब में लेकर कोई सॉल्यूशन गर्म कर रहे हैं, तो मान लीजिए स्पिरिट लैम्प आप उठाकर एक जगह दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, तो वो स्पिरिट लैम्प छलकने के बाद वो विस्फोट भी कर सकता है, तेज़ी से जलने लग सकता है। इसलिए स्पिरिट लैम्प को इधर से लेकर उधर नहीं टालना चाहिए। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको कोई सॉल्यूशन गर्म करना है, तो जनरली ये देखा गया है कि आप वही परख नली को स्टैंड में कस करके गर्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परख नली का नाम ही है परखना, यानी टेस्ट के लिए दिया गया, परखने के लिए दिया गया है। उसको आप गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे कांच से बना है कि गर्म करने पर वो टूट जाएगी, वो कांच की नली टूट जाएगी। इसलिए अगर किसी सॉल्यूशन को गर्म करना है तो उसके लिए परख नली ही जैसी एक और परख नली मोटी और उससे लंबी नली होती है, उसको क्वथन नली या बॉइलिंग ट्यूब कहा जाता है। उसका नाम ही क्वथन नली इसलिए पड़ा है, क्वथन माने होता है बॉयल करना, तो बॉयल करने के लिए ही वो नली बनी है, उसको बॉइलिंग ट्यूब या क्वथन नली कहते हैं। उस क्वथन नली में सॉल्यूशन लेकर के आप स्पिरिट लैम्प की सहायता से गर्म करेंगे तो ऐसे कांच से बनी होती है कि वो टूटती नहीं है। तो इस प्रकार से किसी पदार्थ, किसी सॉल्यूशन को उबालने के लिए परख नली का प्रयोग न करके क्वथन नली का ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जनरली प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अनुमापन का प्रयोग, टाइट्रेशन का प्रयोग आप करते हैं। टाइट्रेशन के प्रयोग में किसी भी साल्ट, द्विक साल्ट, डबल साल्ट को मान ली तौलना हुआ, तो उसके लिए आप रासायनिक तुला का प्रयोग करते हैं। जनरली एग्जामिनर लोग पूछते हैं आपसे कि आप ये बताइए कि रासायनिक तुला में किसी साल्ट को या किसी पदार्थ को तौलने के लिए बाट को बाएं पलड़े या दाहिने पलड़े पर रखा जाता है, तो जनरली आप उत्तर देते हैं। लेकिन ये पूछे कि दाएं पल्ले पर रखा जाएगा, बाएं पलड़े पर बाट को रखा जाएगा, तो उत्तर आपको देना चाहिए कि बाट को हमेशा हम दाएं पलड़े पर रखते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दाहिने पलड़े पर ही क्यों रखा जाता है, बाएं पलड़े पर क्यों नहीं रखा जाता। तो इसका एक ही आंसर है, क्योंकि बाट को बार बार उतारना, निकालना पड़ता है। हम दाहिने हाथ का प्रयोग अमूमन ज़्यादा करते हैं, इसीलिए दाहिने पलड़े पर बाट रखा जाता है। जिससे बाट को निकालना हुआ या रखना हुआ, हटाना हुआ, तो दाहिने हाथ द्वारा हम प्रयोग करके हम उसको हटा सकते हैं। इसी तरह से आप प्रयोगशाला में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट आपको दिखाई पड़ेंगे। किसी भी रिएजेंट को अनावश्यक नहीं छूना चाहिए, ना तो किसी रिएजेंट को किसी रिएजेंट में मिलाना चाहिए, नहीं, इससे विस्फोट होने का भी डर रहता है। उसे स्वयं के लिए खतरा हो सकता है और दूसरों के लिए भी खतरा होता है। तो इस तरह से प्रयोगशाला में जाने पर इन सब सावधानियों को बरतना चाहिए। आज हम आपको अम्लीय और क्षारीय मूलकों के बारे में विशेष रूप से बताया, किस तरह से अम्लीय और क्षारीय मूलकों का परीक्षण किया जाता है। इन सब का टेस्ट अगर याद आपको रहेगा तो उसके आधार पर आप दिए गए साल्ट को परीक्षण करके अम्लीय और क्षारीय मूलकों का परीक्षण आप कर लेंगे। इसी के साथ ही आज ये अम्लीय क्षारीय मूलकों के परीक्षण के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयोगशाला में कैसे कार्बनिक यौगिकों का और कैसे अनुमापन का प्रयोग करेंगे इसके बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में या 11th की परीक्षा में मिनिमम 3 प्रयोग करके आपको दिखाने होते हैं। पहला ये
आपका अम्लीय और क्षारीय मूल का परीक्षण हो सकता है। दूसरा विषय वस्तु आधारित कोई प्रयोग हो सकता है। और तीसरा अनुमापन से संबंधित प्रयोग हो सकता है। अनुमापन से संबंधित प्रयोग के लिए जैसे दे दिया गया N/10 ऑक्सैलिक एसिड का 250 ml विलयन बनाइए और इसकी सहायता से दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। आप ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता इस सब के बारे में आप जान चुके हैं। सबसे पहले इसके दो पार्ट्स हुए। N/10 ऑक्सैलिक अम्ल का 250 ml विलयन बनाना है तो कितने ग्राम हमको ऑक्सैलिक की आवश्यकता होगी, यानी उस ऑक्सैलिक अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। मात्रा के कैलकुलेशन के लिए आप फार्मूला जानते हैं। मात्रा बराबर होता है NEV/1000, जहाँ N नॉर्मलता, E तुल्यांकी भार, V आयतन है। यानी नॉर्मलता, तुल्यांकी भार और आयतन मालूम हो तो उससे हम मात्रा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे हम जैसे ऑक्सैलिक एसिड के लिए है N/10 ऑक्सैलिक एसिड है, यानी नॉर्मलता 1/10 है। ऑक्सैलिक का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अणुभार 126 है, तुल्यांकी भार 63 होगा। आयतन 250 ml विलयन बनाना, इसलिए 250 हो जाएगा, 1000 से भाग दे देंगे तो 1.575 ग्राम आ जाएगा। यानी 1.575 ग्राम ऑक्सैलिक हमको तौल कर रासायनिक तुला से उसका हमको विलयन बनाना है 250 ml। यानी आप गोलपेदी वाला कॉनिकल फ्लास्क ले लेंगे या गोलपेदी वाला फ्लास्क लेंगे, उसमें 1.575 ग्राम ऑक्सैलिक ले करके जल मिला करके निशान बना रहता है, उस निशान तक पानी मिला करके आप 250 ml विलयन बना करके फिर उसका अनुमापन आप पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करते हैं और उसकी रीडिंग ले लेते हैं। तब उससे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के रूप में आप कैलकुलेट कर लेते हैं उसकी सांद्रता। तो ये सब प्रयोग आपको करने होते हैं। प्रोजेक्ट फाइल भी बनानी रहती है, वाइवा के क्वेश्चन भी बताने होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि अनुमापन क्या है, व्हाट इज़ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन क्या है। अनुमापन का मतलब होता है कि ज्ञात सांद्रता के विलयन और सूचक की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना ही अनुमापन या टाइट्रेशन होता है। यानी ज्ञात विलयन और अज्ञात विलयन क्या है, वह विलयन जिसकी सांद्रता हमें मालूम होती है उसको ज्ञात विलयन या नॉन सॉल्यूशन कहा जाता है, और जिसकी सांद्रता हमको नहीं मालूम है उसको अज्ञात विलयन या अननोन सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ज्ञात विलयन और सूचक की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना ही अनुमापन है। ये सूचक क्या है, सूचक या इंडिकेटर। आप लोग देखे होंगे कि जहाँ बल्ब लगाया जाता है वहाँ एक लाल बत्ती लगी रहती है जो बिजली की आने की सूचना देती है, उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। यहाँ भी अम्ल और क्षार की उपस्थिति की जो सूचना देता है उसको सूचक या इंडिकेटर कहा जाता है। यानी अम्ल और क्षार के अंत बिंदु का पता लगाने के लिए जिसका प्रयोग होता है वो सूचक कहलाता है। जैसे फिनाफेथलीन हुआ, मेथिल ऑरेंज हुआ, ये सब सूचक हैं। इनकी सहायता से अनुमापन का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब प्रयोगों के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही साथ आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आप जब भी प्रयोगशाला में जाइए तो अनावश्यक रिजेंट का को मत टच करिए, ना रिजेंट को एक दूसरे से मिलाइए, और खिड़की को खोले रखिए और एग्जॉस्ट फैन को चलाए रखिए। इन सब बातों को ध्यान कर प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने में आपको सफलता मिलेगी और एग्जैक्ट रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।